ओशियन थर्मल एनर्जी। इसी तरह से दे रखा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? जो हमारा अर्थ है तो इसमें मेंटल क्रस्ट कोर होता है, तो आउटर लेयर को क्रस्ट बोलते हैं। लेकिन क्रस्ट जो है ना, पूरा क्रस्ट खुला हुआ नहीं है। हम लोग बताते हैं कि 75% जो लैंड है वो पानी से कवर्ड है और 25% लैंड जो ना ड्राई लैंड है। इसी ड्राई लैंड पे सारे दुनिया के कंट्री है, फील्ड है, डेजर्ट है और जो भी है, ठीक। तो बताते कि समंदर के अंदर कुछ कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे ये हम लोग बता, इसको डायग्राम बनाता हूँ मैं थोड़ा सा, ये सब मैं मिटा दूँ। ये समझ में आ गया ना? ये टेम्परेचर याद रखना, ये लिक्विड याद रखना। अब ये हमारा कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है। ये कोर है, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है। कितनी बात में? अब क्या बताया कि ये जो है, ये जो सेक्शन है यहाँ पानी से भरा हुआ है, ये समंदरी एरिया है, ठीक है। ये समुद्र, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक। और ये जो मेंटल पार्ट है, मेंटल का मतलब ये है कि ये मोल्टेन मटेरियल है, सारे मेटल जो है ना पिघल के पानी के फॉर्म में है। ये बहुत ही गर्म एरिया है, उससे भी ज़्यादा गर्म ये है। लेकिन यहाँ पे एक होल है, ठीक है। तो इसकी जो गर्मी है इधर से निकलते रहता है, इसमें पानी समंदर के अंदर। समंदर तो गहरा होता है ना, तो जो गहरा होता है वो क्रस्ट को दबा देता है, वो बिल्कुल लेयर जो है ना मेंटल से आके मिलता है। तो कहीं कहीं होल है और वो होल से इसकी गर्मी बाहर निकलते रहता है। जब ये गर्मी बाहर निकलता है तो ये पूरा पानी से कवर्ड है, समंदर है ना, तो पानी जो है ना गर्म होके भाप बनने लगता है। इस पॉइंट को बोलते हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट, कितनी बात समझ में? और जहाँ जहाँ हॉट स्पॉट है वहाँ पे पानी जो है ना नीचे बहुत ही गर्म होकर स्टीम बनते रहता है, नेचुरल तौर पे वो स्टीम बनते रहता है। और उस स्टीम से दोबारा हम लोग इसको टरबाइन से पास करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे समंदर के अंदर ऐसे हॉट स्पॉट पाए गए हैं, जिसमें एक कंट्री दे रखा न्यूजीलैंड, दूसरा कंट्री दे रखा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कितनी बात में? इन दो कंट्री के पास जो समंदर मिले हैं उनके समंदर में हॉट स्पॉट मिले हैं। हॉट स्पॉट वो है जहाँ पे मेंटल से हीट जो है ना निकल के पानी को स्टीम बनाते रहता है और उस स्टीम को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं हम लोग। तो ये भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कंटिन्यूअस रिन्यू होता रहेगा, चलता रहेगा, एक गर्मी निकलता रहेगा, पानी का भाप बनता रहेगा, स्टीम बनता रहेगा। उस तरह से प्लांट लगा सकते हैं। तो ये दे रखा है कैसे हम लोग ओशियन से उसके एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कहती है बात समझ में आई? अगला टॉपिक दे रखा है न्यूक्लियर एनर्जी। ये आखिरी टॉपिक है इसका। आगे चलते हैं। अगला जो सोर्स ऑफ एनर्जी दे रखा है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है रिन्यूएबल कहेंगे, नॉन रिन्यूएबल कहेंगे? ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी बताया क्या, टू टाइप्स के हैं न्यूक्लियर एनर्जी। क्या दे रखा? न्यूक्लियर फिशन, अब्दुल्ला अब आली बन जाता। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये दो टाइप के हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होता है। ये जो एनर्जी है अभी तक जितने भी हम लोग एनर्जी किया था वहाँ पे तो हम लोग फ्यूल जला रहे थे, और चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल हो, वहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शन करा रहे थे। जैसे किसी चीज़ का जलना, ये केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन होता है वो। लेकिन यहाँ पे क्या बताया न्यूक्लियर एनर्जी में कि इसका जो न्यूक्लियस है इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे अभी जो भी हम लोग ने रिएक्शन करा रहे थे, जैसे ये एक एटम होता है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है हमारा। इसके बाहर जो शेल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो कहते थे ना हम लोग,
और इसका जो इलेक्ट्रॉन बाहर होता था तो वो अपने आउटर शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए रिएक्ट करता था, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, बहुत सारी बातें थी। लेकिन ये सारी जो बातें थी वो आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में होता था, इसमें न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं था। लेकिन अब जो दे रखा न्यूक्लियर एनर्जी, अब इससे इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, इसके न्यूक्लियस से मतलब है इसका। कितनी बात में तो जो एनर्जी इसके न्यूक्लियस के रिएक्शन से जो भी हो रहा है उससे निकल के आएगा, वही न्यूक्लियर एनर्जी कहलाता है। कितनी बात में आगे चले, यहाँ पे जो न्यूक्लियर फिशन है, फिशन का मतलब होता है ब्रेक इनटू स्प्लिट इनटू स्मॉल पार्टेड, स्प्लिट इनटू स्मॉल पार्ट, ठीक है ना। ये स्मॉल पार्ट में फ्यूजन, कंबाइंड टुगेदर, कंबाइंड टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है ना। फ्यूजन का मतलब ये है, ठीक। फिशन का मतलब टूट के छोटा होना, फ्यूजन का मतलब कंबाइन होके बड़ा मॉलिक्यूल बन जाना। कितनी बात सुन में क्या बताया कि यहाँ पे कई सारी बातें हैं। जैसे सबसे बड़ा जो रियल एलिमेंट होता है हमारे, वैसे हम लोगों ने बताया कि 114 एलिमेंट होते हैं और जो नेचुरल एलिमेंट होते हैं वो 92 होता है। उसके बाद जितने भी आर्टिफिशियल है, बताया था ना हमने, 92 जिसका एटॉमिक नंबर है वो यूरेनियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है वो यूरेनियम है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, एटॉमिक मास 235 है, 235 भी है, 236 भी है, 238 भी है, वो उसका आइसोटोप्स कहलाता है, ठीक है। तो यूरेनियम 92 है, 235 भी होता है, 92, 236 भी होता है, 92, 238 भी होता है, ये इसका आइसोटोप्स है। लेकिन क्या बताया कि 92 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी 92 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो 235 है या 236 है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और ये कहाँ पे मिलते हैं, न्यूक्लियस पे मिलते हैं। ये यूरेनियम के न्यूक्लियस पे इतने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इतने पॉजिटिव चार्ज जब एक साथ होते हैं तो यहाँ पे एक फोर्स होता है, वो कहलाता है न्यूक्लियर फोर्स, जो सबको बांध के रखता है। लेकिन यूरेनियम में बताते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स का जो रेंज है वो कम है, लेकिन यूरेनियम का जो न्यूक्लियस का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा है। तो यूरेनियम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, यूरेनियम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है कि अगर इसको कहीं से भी कोई धक्का मार दे तो ये टूट सकता है। स्टेबल होने के लिए न्यूक्लियस टूट सकता है, स्टेबल होने के लिए। तो क्या देखा गया है, ये इसके आगे बहुत सारी बातें मैं जो एनसीईआरटी में दे रखा उसी के रेफरेंस में बता रहा हूँ कि अगर यूरेनियम को यूरेनियम के न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन से हिट कराया जाए, किससे, न्यूट्रॉन से हिट कराया जाए, तो ये दो स्मॉल न्यूक्लियाई में टूट जाते हैं, साथ ही तीन नए न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं और एनर्जी भी रिलीज होता है। अब उस रिएक्शन को मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ये समझ बात आ गई। तो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है, ये यूरेनियम के न्यूक्लियस को अगर न्यूट्रॉन से हीट कराया जाए, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये ना पॉजिटिव है या ना नेगेटिव है। तो ये न्यूट्रॉन जब हीट कराएंगे तो इसका न्यूक्लियस जो है ना टूट के दो छोटे छोटे एटम बन जाते हैं। आमतौर पर देखा बेरियम एंड क्रिप्टन बन जाते हैं, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस एटम बन जाते हैं। साथ ही बताया क्या, तीन नए न्यूट्रॉन बन जाते हैं, एक न्यूट्रॉन तो हिट किया, तीन नए न्यूट्रॉन बन जाते हैं। साथ ही ये एनर्जी देता है, एक फिशन पे बताया 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलता है। एक फिशन, एक यूरेनियम टूटेगा तो बेरियम क्रिप्टन दो स्मॉल न्यूक्लियाई बन जाएंगे, तीन न्यूट्रॉन बन जाएगा और एनर्जी रिलीज होगा। वो एनर्जी कितना है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ये दूसरे बुक में दे रखा है, ये टॉपिक बड़े क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है, तो मैं थोड़ा सा वहां से बता दे रहा हूँ। कितनी बात सुन में आई। तो क्या कितना ये टूट जाते हैं, लेकिन क्या देखा कि बेरियम एंड क्रिप्टन का जब मास टोटल करेंगे, मास ऑफ बेरियम एंड मास ऑफ क्रिप्टन को अगर ऐड करते हैं
तो टोटल जो मास होगा लेस देन मास ऑफ यूरेनियम होगा, मास ऑफ यूरेनियम होगा। कितनी मास में? यूरेनियम के मास से ये कम होगा, दोनों का मास। तो थोड़ा सा मास जो है ना एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, ये वाला एनर्जी में। ये एनर्जी कितना होगा या कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था 1905 में, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये मास होता है और C वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। आपको याद तो होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे। यानी कि ये जो मास है ये तो रहेगा 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो m, और ये 9 इंटू 10⁻16। ये एनर्जी कैलकुलेट, थोड़ा सा भी अगर मास होगा तो देखो ये 16 का पावर है, कितना एनर्जी बनेगा। ठीक है, तो ये आइंस्टीन का इक्वेशन था। मास कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास, और उसका ये रिलेशन था, मास और एनर्जी का रिलेशन था, इस तरह से दे रखा हुआ। तो जब बताया क्या कि यूरेनियम है, यूरेनियम भी कन्वर्ट होता है, फिशन में यूज होता है। यूरेनियम है, थोरियम है, ठीक है, थोरियम है, इंडियम है, ठीक है, प्लूनियम है, आपके बुक के हिसाब से प्लूनियम। ठीक है, ये 3 दे रखा है। यूरेनियम का न्यूक्लियस भी टूटता है, फिशन होता है, छोटे छोटे न्यूक्लियस बनते हैं, न्यूट्रॉन बनता है, एनर्जी देता है। थोरियम भी, प्लूनियम भी, ये इनके न्यूक्लियस टूट के छोटे बन जाते हैं। टूटना मतलब स्प्लिट करना है, फिशन का मतलब क्या है? स्प्लिट करना। इस तरह से टूट के एनर्जी देते हैं। कितनी बात में इसमें क्या होता है, ये जो एनर्जी आता है ये बहुत ही थोड़े से अमाउंट बताते हैं कि अगर 1 यू मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, एक यूरेनियम का एटम, यूरेनियम एटम, एक एटम टूटने के बाद जितना एनर्जी देगा, एक कार्बन एटम को भी जलाते हैं ना, कार्बन जलता है, तो एक कार्बन एटम को जब जलाते हैं तो ये भी एनर्जी देगा, जब जलेगा तो ये भी एनर्जी देगा, एक का एटम टूटेगा तो ये भी एनर्जी देगा। लेकिन कितना एनर्जी होगा? 10 मिलियंस टाइम्स। यानी कि एक यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटेगा तो जितना एनर्जी देगा, और अगर एक कार्बन एटम को जलाएंगे तो जितना एनर्जी कंपेयर करेंगे तो वो 10 मिलियंस टाइम्स ऑफ एनर्जी होगा। यानी कार्बन एटम जितना एनर्जी देगा उसका 10 मिलियंस टाइम्स करेंगे तो वो एक यूरेनियम के एटम के एनर्जी के बराबर होगा। एक दे रखा है 1 यूनिट मास को, ये वाला जरूर याद कर लें, 1 यूनिट मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इसमें जो फिशन और फ्यूजन जो एनर्जी होता है हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाते हैं। ठीक है, इसको मैं यहां से मिटा दूं, ये वाला समझ में बात आ गई। ये वाला पॉइंट को हटाता हूं, ये वाला मैं यहां से लिखता हूं, ये हटाता हूं। ये क्या दे रखा हमारा एनर्जी, फिर ये जो न्यूक्लियर एनर्जी को दिखाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी is given in as इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1.602 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। ये इतना जूल के बराबर होता है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेना चाहेंगे, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 10⁻⁻13 जूल के बराबर होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब 10⁻⁶, तो ये -19 था, 6 और कम कर दो प्लस में तो 13 हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? क्या बताया कि एक यूनिट मास, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मास को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है केमिस्ट्री में, यूनिट मास या AMU भी बोलते थे, एटॉमिक मास यूनिट, अब उसको यू से दिखाते हैं। 1 यू मास को 1 यू मास gives 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। कितनी बात में ये वाला पॉइंट को याद रखना, ये दे रखा है
एक यूनिट मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर होता वो। ठीक है, आगे चले हम लोग। बोला क्या कि न्यूक्लियर फ्यूजन कराएंगे तो उस एनर्जी का कैसे यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, वो जो एनर्जी देता है इतना एनर्जी होता है इसका एक, जहां पे न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियर पावर प्लांट। यानी न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, और फ्यूशन से, न्यूक्लियर फ्यूशन से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का इंडिया में कहाँ कहाँ है कुछ नाम बताते हैं। जैसे एक दे रखा नरोरा, नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट, ये कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, आगे चले हम लोग। देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, बहुत सारे हैं, कुछ वो बहुत बड़े बड़े हैं उनका नाम देखा। जैसे नरोरा है यूपी में, यहाँ पास में ही है। ऐसे ही तारापुरा है महाराष्ट्र में मिलता है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में, ऐसे कल्पाकम तमिलनाडु में, और काकरापाड़ गुजरात में। ठीक है ना, और कायगा भी दे रखा है, एक कायगा भी है, और भी कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। वैसे तो इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट का स्ट्रक्चर बनाते तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो कोर्स में अब हटा लिया है तो क्या मज़ा लूँ, अधूरे से ही काम चलाता हूँ। ठीक है ना, तो इसे मिटाता हूँ मैं, थोड़ा सा बताता। हाँ, आगे दे रखा बताया क्या कि ये हम बस एक रफली आइडिया बना देते हैं कि इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये एनर्जी जो है इसमें निकलता है तो ये पूरा गर्म हो जाता है। इसके अंदर जो है ना एक तरह का लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं बोरोन का लिक्विड। बोरोन जो है ना लिक्विड के फॉर्म मिलता है, वो बोरोन रखता है तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो है ना कंटेनर बहुत ही गर्म हो जाता है। इस कंटेनर के बाहर से एक पाइप लगा दे, शेल्डिंग टाइप भी कर देते हैं, और ये पूरा पानी से भरा होता है। ये पूरा ही पानी से भरा होगा ये पूरा। कितनी बात सुन में। अब इसकी जो गर्मी है इससे ये पानी जो है ना गर्म होकर भाप बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। इस स्टीम को यहाँ से एक रास्ता देंगे। ठीक है, जो इस गर्मी से जो गर्मी निकलेगा इसके अंदर से, ये गर्मी से ये ऊपर में पूरा पानी से कवर्ड है चारों तरफ से, उस गर्मी से ये पानी गर्म होगा, स्टीम बन जाएगा। इस स्टीम को एक रास्ता देंगे जहां से वो स्टीम निकलेगा, बहुत ही प्रेशर से निकलेगा। यहीं पे लगा देंगे टरबाइन, यहीं पे लगा देंगे टरबाइन, लगा देंगे यहाँ पे। और ये जैसे टरबाइन लगाएंगे यहाँ पे टरबाइन रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, स्टोर करेंगे इसको। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, स्टोर करेंगे, फिर यूज करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन इसके लिए चाहिए आपको यूरेनियम। यूरेनियम इतना मिलता नहीं है, बहुत ही रेयर। ठीक है, लेकिन हाँ ये एनर्जी बहुत देता है, थोड़ा सा भी जलेगा ना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। इसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूशन, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमने नाम बताया। आगे चलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या बताया, ये मिटा दे, ये समझ में आ गया ये। अगला देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या बताया। न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत दफा तो ऐसा देखा कि लार्ज न्यूक्लियाई स्प्लिट करके छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाते हैं, और उसमें मास जो है ना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा कि स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइंड होकर लार्ज न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। सन से हीट एंड लाइट आ रहा है, ठीक है, सन से हीट एंड लाइट आ रहा है, तो जाहिर है सन के अंदर कुछ जल रहा होगा। क्या जल रहा है? सन का दिल जल रहा है। ठीक है, सन का दिल जल रहा है, बहुत बड़ा दिल जला है। ठीक है, आगे चले हम लोग। मैंने हंसी वाली बात कही ना, अब हंस लो, हंसने वाली बात तो कही। क्या बताते हैं, क्या बताते हैं कि सन के अंदर जो है ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है ना स्मॉल न्यूक्लियाई है, और ये हाइड्रोजन फ्यूज होके
हीलियम बनते हैं, हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनता है, साथ ही कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और वही एनर्जी जो है, चूंकि बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन कंबाइनिंग टुगेदर एट ए टाइम, सन के अंदर बिलियंस हाइड्रोजन फ्यूज हो रहे हैं, यानी छोटे छोटे न्यूक्लियर मिलके बड़े बन जा रहे हैं, हीलियम बन जाना है। तो इतने सारे फ्यूज होके हीलियम जब बन रहा है, इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से सन से इतनी हीट एंड लाइट आ रही है। कितनी बार सुनाई, इतनी हीट एंड लाइट आ रहे हैं, कितनी बार। तो सन के अंदर फ्यूजन प्रोसेस चल रहा है, जिसमें हाइड्रोजन जो स्मॉल न्यूक्लियाई है कंबाइन होकर हीलियम बनता है, साथ ही इसका कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कितनी बात समझ में आई। इस एनर्जी का हम लोग कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सन का एनर्जी का कोई यूज नहीं हो रहा, वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस के जरिए हम लोग को लाइव दे रहा है। जो एनर्जी सन से आता है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए हम सब लिविंग के लिए बहुत फायदेमंद है। तो पूरा सिस्टम अर्थ का संभाले हुए है ये एनर्जी। कितनी बात सुन में आगे दे रखा है कि इसका जो डिवाइस का जो यूज करते हैं, जैसे इससे बनाया न्यूक्लियर फिशन के प्रिंसिपल पे बनाया गया है एटम बम। ठीक है, एटम बम नाम सुना है। और न्यूक्लियर फ्यूजन से बनाया गया है हाइड्रोजन बम। ठीक है ना, ये बनाया गया है एटम बम। 1945 में बताते हैं हिरोशिमा नागासाकी पे मारा था, और 6 अगस्त 9 अगस्त को मारा था। और बताते कि इतना ज़्यादा बताते हैं कि 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम मारा गया था। लेकिन वो एटम बम इतना ज़्यादा खतरनाक था कि जितने तो एटम बम की लपेट में वो तो मर ही गए, और जो लोग दूर थे, बहुत दूर थे, उनका जो एटम बम के फटने के बाद उसके जो रेजेस निकले, वो इतना हाई पेनेट्रेटिंग रेज थे कि जब उनके बॉडी से पास हो गया तो उसके जो जेनेटिकल कंपोजिशन है, जेनेटिकल कंपोजिशन पढ़ा तो होगा बायोलॉजी में, जेनेटिकल कंपोजिशन डिसऑर्डर हो गया। और उस जेनेटिकल डिसऑर्डर होने की वजह से उनके बाद अगर वो जिंदा रहे तो उनको बीमारी हो गया, वो नॉन क्यूरेबल डिजीज। जाहिर है जेनेटिकल जो डिजीज होते हैं वो नॉन क्यूरेबल होते हैं, वो इलाज नहीं हो सकता उसका। और वो तो जो बच गए वो तो उनको बीमारी हो गई, और अगर उनके औलाद हो गए तो चूंकि नॉन क्यूरेबल डिजीज है, जेनेटिकल है, तो वो हर जनरेशन में उसके औलाद को भी, आने वाले जनरेशन को भी बीमारी चलता रहा है और चलता जा रहा है अभी भी। इतना खतरनाक एटम बम होता है। तब मारा गया, तब से आज तक नहीं मारा गया। वैसे सभी के पास एटम बम है, इंडिया पाकिस्तान नेपाल भूटान, सॉरी नेपाल भूटान के पास नहीं है, इंडिया पाकिस्तान जो इतनी बड़ी कंट्री है सबके पास है। ठीक है ना, एटम बम। लेकिन अब क्या होता है कि एटम बम रखने का धमकी देते हैं। ठीक है, ज्यादा चित्रा मत, वरना एटम बम मार दूंगा, मैं तो मरूंगा ही, सब तुम्हारे लिए बर्बाद कर दूंगा। ठीक है, तो बोला नहीं 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 मत मार मत मार मत। ठीक है, तो एटम बम का जो है ना, एक तरह का वो इतना ज्यादा खतरनाक उसके रेजेज होते हैं। तो इसके बाद दे रखा है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। क्या दे रखा है, वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, अभी हमने बताया था न्यूक्लियर पावर प्लांट नरोरा में है, कल्पक्कम में है, तारापुरा में है। ठीक है ना, तारापुर में है, कई जगहों पे है न्यूक्लियर पावर प्लांट। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो फ्यूशन होता है, एनर्जी निकलता है, पानी गर्म करते हैं, स्टीम बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, खत्म। लेकिन वो जो वेस्ट बचता है, उसके नीचे वेस्ट तो आता होगा ना, वो जब वेस्ट निकालेंगे तो कहाँ ले जाके डालेंगे, क्योंकि वो जो वेस्ट है वो कहीं पे भी डालोगे ना, उससे रेजेस निकलते रहेंगे, और वो लाइफ के लिए बहुत ही हानिकारक है, लाइफ के लिए। तो वो जो वेस्ट निकालते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से, उसको जमीन खोद के, कई किलोमीटर जमीन खोद के नीचे दबाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करेगा, और रेस तो रेज ही होता है, वो ख़त्म नहीं होता, वो सबके बॉडी से पास होता रहेगा, और वो ऐसा बीमारी पैदा करेगा जो जेनेटिकल डिजीज होगा, और वो आने वाले दिनों में जानलेवा हो जाएगा। कितनी बात सुन में आई।
तो इसीलिए उसका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वेस्ट निकलता है उसको बहुत ही केयरफुली डिस्पोज करना पड़ता है, वेस्ट को मैनेज करना पड़ता है। ये था इन्वायरमेंटल इश्यूज न्यूक्लियर पावर प्लांट से। यहाँ पे चैप्टर जाके ख़त्म हो जाता है। एक दो सवाल है वो मैं ओरली बोल देता हूँ और बता देता हूँ कौन कौन सा सवाल है, ठीक है ना। एक्सरसाइज का सवाल मैं बोल देता हूँ, ये ख़त्म हो गया। वैसे क्या सवाल दे रखा, पहला सवाल सुनो, ध्यान से सुनो, अभी उसके बाद फोटो खींचे। पहला सवाल दे रखा, अ सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन। सोलर वाटर हीटर जो होगा कब पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल में नहीं आएगा? सनी डे, क्लाउडी डे, हॉट डे, विंडी डे। ठीक है, तो ये क्लाउडी डे में यूज नहीं कर सकते क्योंकि बादल घिरे रहेंगे तो फिर लाइट नहीं आएगा, तो फिर वो काम नहीं करेगा। दूसरा दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। इसमें से कौन सा बायोमास एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल नहीं है? वुड, गोबर गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, कोल। इसमें से कौन सा नहीं है? न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी ये बायोगैस में नहीं है, बायोमास में नहीं आता। कोल तो आता है, कोल जो है ना बायोमास ही होता है, लकड़ी का और दरख्त का बनता है। और तीसरा दे रखा है इसका, मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डराइव्ड फ्रॉम द सन एनर्जी। इनमें से कौन सा एनर्जी सन से आता नहीं है? जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास। न्यूक्लियर एनर्जी नहीं आता सन से, ठीक है। बाकी जियोथर्मल एनर्जी भी सन का है, विंड एनर्जी, बायोमास सब होता है, और बाकी सब खत्म हो गए यहाँ से। ये 3 क्वेश्चन थे, हमने बता दिए।